जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों बात करेंगे एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो आपके ध्यान रखना 2022 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इनफ होगा। मतलब इसमें काफ़ी जो आपके क्वेश्चन है सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप ए एग्जाम सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आप ये कुछ कई सोच रहे होंगे कि सर ये बी सर्टिफिकेट है तो सर हम सी वाले क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो, ये ध्यान रखना। बी वाला ही ध्यान रखना, सी वाला और ए वाले का जो सिलेबस है आर्मी विंग के बिहार पर वो सेम ही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन का वेटेज है अप डाउन होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ ध्यान रखना, और भी क्वेश्चन पेपर है तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी और यहाँ पर कुछ आंसर भी मैं लाया हूँ, आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बिहार पर, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे दूँ और जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनसे जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका पैटर्न है ना, मतलब जो पेपर होता है आपका बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है आपको नेम ऑफ द ग्रुप हेडक्वार्टर। ये आपको सबसे पहले जब पेपर दोगे ना तो आपको ये मेंशन करना, क्योंकि अगर यही नहीं होगा आपका तो ध्यान रखना भैया आपका एग्जाम कहीं इधर से उधर भग जाएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नेम ऑफ द हेडक्वार्टर, रेजिमेंटल नंबर, फादर नेम, है ना, जो भी आपका है ना, नेम ऑफ यूनिट, और साथ ही साथ इंडेक्स नंबर जहाँ पर मतलब सेट का नंबर, और साथ ही साथ रैंक एंड आपका जो भी कैट एसयू जो भी है ना, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ कॉलेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। कुछ हमारी होती है स्कोरिंग शीट, मतलब इसमें आपको जो कितने नंबर आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, मैंने आपको बता रखा है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालेंगे, बस हम एक आपको बता देते हैं कितना नंबर कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको जो पेपर 1 होता है ध्यान रखना, आपका सब ड्रिल ड्रिल का ध्यान रखना, टाइम 10 होता है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल 80 नंबर का, जैसे मैंने आपको पिछले वाले इलेक्शन पर आपने बताया था, ठीक है ना, जो आपको आपका प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, ठीक है ना। टोटल होता है 90 नंबर का, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वेपन ट्रेनिंग होता है, ध्यान रखना 35 नंबर का, यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल होता है वेपन ट्रेनिंग से ही 25 नंबर का, टोटल होता है यहाँ पर 60 नंबर का, ठीक है। तीसरा आता है हमारा मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में, काफ़ी जो इजी पेपर होता है एज ए सराउंडिंग बाय हम नेचर के द्वारा जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द एनसीसी का, तो द एनसीसी का ध्यान रखना कोई पेपर नहीं आता, मतलब द एनसीसी का नॉर्मली आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रिल या ड्रिल कमांड, ये सभी। अगला यहाँ पर ध्यान रखना नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है ना। तो इसे 30 नंबर का आता है, थ्योरी भी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पर्सनली डेवलपमेंट, ये आपका ध्यान रखना 65 नंबर का। आप बोलोगे सर ये तो बी वालों का है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे लालो, मेरे प्यारो, सभी ये ध्यान रखना इस बात का कि आपका जो एग्जाम है ना, वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 30 है ना इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का, तो आपको ध्यान रखना 25 से 30 का ही होगा, सी वालों का भी बी वालों का भी। तो काफ़ी सिमिलरिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। और लीडरशिप का ध्यान रखना 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। पर्सनली डेवलपमेंट, लीडरशिप एक ही आता है, लेकिन पर्सनली डेवलपमेंट यहाँ पर अलग कर दिया 65 नंबर का, और लीडरशिप 8 नंबर का, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट से एक फुल फॉर्म भी याद रखनी है, डी एम ए, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपको ध्यान रखना, इस समय काफ़ी यूज़ हुई है, ठीक ना। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका 30 नंबर का। हेल्थ एंड हाइजीन आपका ध्यान रखना 25 नंबर का। आपका एडवेंचर ट्रेनिंग आपका ध्यान रखना 15 नंबर का। और आपका ध्यान रखना एनवायरमेंट एंड अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 0 नंबर का, लेकिन यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 दे रखा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं वो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये बनता है तो सर ये ऊपर वाले नंबर हाँ आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, ठीक है ना, कम भी हो सकते हैं, ताकि उनको एडजस्ट करने में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा पेपर 4 में आता है, इस पे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग रहेगा 7 नंबर का, ठीक है। नॉर्मली पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल, तो नेचुरल और एनवायरमेंट, ये आपको पता होगा, मैंने सारी चीज़ बना रखी है बेसिक से। एक होता है आपका पेपर 4 में आपका स्पेशलाइज पेपर, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से आपके एयरफोर्स होता है, ठीक है ना। आर्मी के यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 20 नंबर का पूछा जाता है। आपका मैप रीडिंग ध्यान रखना, आपका थ्योरी में 25 नंबर को, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है 15 नंबर का, टोटल 40 नंबर का आपको ध्यान रखना है। फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट में ध्यान रखना 25 नंबर का, थ्योरी में पूछा जाता है 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल में, तो टोटल 40 नंबर का हो गया। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 15 नंबर का, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आपसे यहाँ भी प्रैक्टिकल पूछा जाता है, वो आपके वेपन ट्रेनिंग जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसमें पूछा जाता है। अगला है मिलिट्री हिस्ट्री, तो 20 नंबर का पूछा, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया, ये आपको देखना है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन ये ध्यान रखना 10 नंबर का पूछा है। टोटल जो थ्योरी के होते हैं यहाँ पर आपको बता रखा है 355 नंबर, और आपकी जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर 145, और टोटल कितने 1500 500 सॉरी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी जो है ना 500 में से ध्यान रखना आपको कितने लाने बताओ, कम से कम आपको 450 तो कम से कम नंबर लाने हैं, जब भी आप अच्छे एक ग्रेड से पास हो गए। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जगह बात कर लेते हैं हम जो इसमें पैटर्न क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। मैं आपको बताने से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर होंगे, ठीक है ना, मतलब एज अ मतलब उसमें थ्योरी के बिहाफ पर, ताकि लिखने में टाइम लगेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मैं पहले लिखूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो लिखे हुए पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना आपको, जहाँ चीज़ें ज़्यादा डिटेल के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है ना। आपको नोट डाउन करते रहनी है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको सारी चीज़ बताऊंगा, एक भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर तो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले आज से सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है हमारा ड्रिल के यहाँ पर, जो आपका 10 नंबर का बनता है, यहाँ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि एम्स ऑफ ड्रिल टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डैश, ठीक है ना, यानी ड्रिल का उद्देश्य डैश की भावना पैदा करना होता है। तो ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिसिप्लिन या अनुशासन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूँ अनुशासन या डिसिप्लिन, ठीक है, मार्क कर लेता हूँ छोटा थोड़ा, 1 मिनट रुकिए, है ना, अनुशासन या ड्रिल, ठीक है, 1 मिनट।
है ना। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ड्रिल या वो सॉरी डिसिप्लिन या अनुशासन, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ अनुशासन, अनुशासन या डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं मार्कर थोड़ा हाइड ही कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आती रहे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पीछे मुड़ में एक कई डैश दिशा में मुड़ता है। सिंपल सी बात है कि जब हम पीछे मुड़ते हैं, पीछे लौटेगा पीछे मुड़ तो कितना मुड़ता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ है ना जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, पेपर और भी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे दूँ कम समय में, ठीक है ना। तो हमारा है 180 डिग्री, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 180। सी पॉइंट है कि ओपन ड्रिल का अभ्यास, मतलब मैंने आपको जस्ट पिछले वाली वीडियो बताई कि जो ड्रिल होती है दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, आपकी जो ड्रिल है ना, ठीक है, जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं आपको बताऊंगा, ऐसी में से ये वो मत रखना, ठीक है ना, कि सर नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा। देखिए आपकी होती है ओपन ड्रिल, एक आपकी होती है क्लोज ड्रिल। जो ओपन ड्रिल होती है वो आपकी ध्यान रखना कहाँ होती है, वो आपकी फील्ड एरिया में होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फील्ड एरिया में। और आपकी जो क्लोज ड्रिल होती है आपकी ध्यान रखना प्ले ग्राउंड में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि आपकी जो ओपन ड्रिल है कहाँ होती है, सिंपल सी बात है, ओपन ड्रिल कहाँ होगी, फील्ड एरिया में। तो आप लिख सकते हो फील्ड में, फील्ड एरिया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। अगला है यहाँ पर डी, विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये तो भैया बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जब हम एंगल बनाते हैं, ध्यान रखना कि जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम पैर वो बनाते हैं ना, पैर मान लीजिए, है ना, और यहाँ पर ये तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि जो विश्राम में जब विश्राम लेते हैं तो हमारी जो एड़ी होती है, एड़ी ये वाला पीछे वाला, तो उनकी गैप कितना होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर होता है 11। अगर आपसे पूछे पंजों के बीच में कितना गैप होता है तो यहाँ पर होता है 18। तो यहाँ पर लेकिन आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन विश्राम द डिस्टेंस बिटवीन द हील्स, यानी जो आपकी एड़ियाँ उनके बीच में कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना, आपके 12 इंच, ठीक है ना। तो आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो आपको यहाँ से समझ में आएगा, और ठीक है ना। ये ये कोई क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना, सी का भी ऐसे आता है, बी का भी ऐसा आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर थ्योरी के यहाँ पर है वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखना, 12 इंच, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा सावधान की स्थिति में पैर की उंगलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो भैया आराम से आप बता दो कितने डिग्री का बनता है सर जी। तो भैया आपको पता होगा 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका जो बहुत प्यारा क्वेश्चन, जब हम एनसीसी में जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा होता है कि व्हाट इज द एम्स ऑफ ड्रिल। तो वैसे तो मैंने अपनी एनसीटी बुक में ट्रिक से कवर करा रखा है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता भी देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखिए मैं यहाँ पॉइंट नहीं बढ़ रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल बताऊँ ना आपको बिना देखे ही बता सकता हूँ। देखिए ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहला है इनकलकेट डिसिप्लिन, ठीक है ना, पहला है डिसिप्लिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद भी है ड्रेसअप, ठीक है, ड्रेसअप वो सारी चीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद कल यहाँ पर भी है ध्यान रखना, उसके साथ साथ हमारा टीम स्पिरिट, टीम ट्रिक से याद करवा रखा मैंने, ध्यान रखना, ठीक है ना। ट्रिक वो क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए अन्नू की टीम की आत्मा, ट्रिक है अन्नू, अन्नू की टीम की आत्मा, अन्नू की टीम की आत्मा अन्नू की आज्ञा से, अन्नू की आज्ञा से, यहाँ पे लिखने में बड़ा दिक्कत होगा, अगर डिजिटल बोर्ड होता है ना तो काफ़ी अच्छे से लिख देते, ठीक है ना। अन्नू की ड्रेस आज्ञा से ड्रेस फुर्ती से पहनती है, फुर्ती से पहनती है। तो मैं आपको यही पॉइंट करा दूंगा, ठीक है ना, ये दिया करना। तो अनु से हो जाएगा ध्यान रखना अनुशासन, जो मैंने लिख दिया, ठीक है। टीम से हो जाएगा टीम भावना करना, ठीक है ना। आत्मा से हो जाएगा आत्म जागरूकता बनाना, अनुशासन से होगा अनुशासन, और से है ना, और है ना आज्ञा से हो जाएगा आज्ञा का पालन करना सिखाना, ठीक है ना। टू ओबे द ओबिडेंस, ठीक है, मतलब टू ओबे द ऑर्डर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और फुर्ती यानी ड्रेसअप, मतलब ड्रेसअप शुड बी गुड। और फुर्ती यानी जो आपको इसमें स्टैंड यानी फिजिकल मेंटली दोनों लाना, और पहने से मतलब आपकी जो ड्रेस होनी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पॉइंट लिख दिया, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो टू इनकलकेट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है ना, टू इंप्रूव बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब जो अपनी ड्रेसअप सेंस होता है, स्मार्टनेस जो आपकी चिनअप लुकअप दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपका अपेयरेंस एंड टर्नआउट, जो आपका टर्नआउट यानी जो आपकी ड्रेस है उसे कहते हैं टर्नआउट गुड होनी चाहिए, जो मैं आपको बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मनिर्भर, मैंने आपको बता दिया इस पॉइंट, ठीक है ना। देखिए सारे कवर है ट्रिक में ही, मैं आपको इसलिए बताता हूँ। टू डेवलप द क्वालिटी इमीडिएट एंड, मतलब जो अपनी क्वालिटी अपनी जो व्यक्तित्व है इमीडिएट तुरंत करना। एंड इम्प्लीकेट ओबिडेंस टू ऑर्डर, यानी जो ओबिडेंस मतलब जो आपके सीनियर है, मैं हूँ आपको आके दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना है डेली, तो मेरी ओबिडेंस मान लो ना, मेरी आज्ञा, तो उसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। यही हमारा क्या होता है, ड्रिल का एम होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है, जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं आपको वहाँ पर जरूर डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका उम्मीद करता हूँ कि सारे आपको ये बताओगे जल्दी फिल इन द ब्लैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 7 है जो आपका 10 मार्क का है, ध्यान रखना, मतलब पार्ट 7 बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें आपका जो वेपन ट्रेनिंग है, तो वेपन ट्रेनिंग यहाँ पर ध्यान रखना कितने का है, 35 मार्क्स का, ठीक है ना, जिसमें 10 मार्क के आपके फिल इन द ब्लैंक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक एक के आराम से पढ़ लेना, टाइम मिल ही जाता है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो .22 राइफल की जो प्रभावी रेंज यानी इफेक्टिव रेंज जो .22 राइफल, तो यहाँ पर आपको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बता दोगे सर आपको 25 गज 25 यार्ड, तो आपको 25 लिखना है क्योंकि यार्ड लिखा हुआ है। अगला है नॉर्मल रेट ऑफ फायर .22 राइफल इज, तो आपको ध्यान रखना, मैंने आपको इससे पहले बताया था अपने जो प्रैक्टिकल में कितने जो हर जो राइफल है आपकी प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि रैपिड फायर कितनी है वो सभी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो .22 राइफल की जो फायरिंग दे रहे हैं ना, मतलब जो रेट है वो 5 राउंड प्रति मिनट करती है, यानी अगर हम बुलेट खोलेंगे उसमें डालेंगे 5 मिनट प्रति राउंड हो सकती है, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, हम वो बैनट भी हटाएंगे फिर डालेंगे तो टाइम भी तो लगेगा 10-15 सेकंड, तो हर बुलेट में हिसाब से मतलब हम 5 राउंड मतलब नॉर्मल फायर रेट पे ध्यान रखना, नॉर्मल बोल रहा है, देखिए एक होता है नॉर्मल, एक होता है ध्यान रखना आपकी क्या होता है रैपिड। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना। रैपिड में कितना होता है ध्यान रखना, 10 राउंड करते हैं, आपको ध्यान रखना, चाहे आपकी डिलक्स हो या आपकी .30 वाली 3 राइफल हो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर प्रभावी रेंज 7.62 SLR की, यानी जो आपकी जो इफेक्टिव रेंज है 7.2 SLR की वो कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना SLR का तो पहले ही ध्यान रखना, इसकी जो सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है, फुल फॉर्म एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, तो इसकी जो मीटर कितनी दूर तक जा सकते हो, तो आपको ध्यान रखना 300 मीटर तक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर देयर आर डैश ग्रुप इनसाइड द बैरल ऑफ 7.62 MSLR, यानी जो सांचों की संख्या कितनी होती है 7 पॉइंट इसमें, तो आपको पता होना चाहिए, तो किसी कितनी होती है 6 होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर पूछा गया, जिस डायरेक्ट का पूछा गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा पेपर है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो काफी क्वेश्चन जो सिमिलरिटी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राइफल इज सेड टू बी लोकेटेड व्हेन देयर इज डैश इन चैम्बर, यानी आपके जो एक राइफल को लोडेड कहा जाता है जब उसमें चैम्बर, मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब कोई हम बोलते हैं कि राइफल लोडेड है, इसका मतलब आपकी राइफल लोडेड का मतलब उसमें कि क्या है, आपकी कारतूस या हमारी बुलेट्स वो है राउंड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा राउंड्स, ठीक है, यानी इसमें राउंड है, यानी इसमें गोला बारी भरी है जब भी तो लोडेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है एक एक चीज़ें, ओके। चलिए अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका 5 मार्क का है और 5 यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है। देखिए मैंने आपको चेक करना, देखिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए आपको चेक करना मेरी वाली फुल फॉर्म एनसीसी इंपोर्टेंट्स फुल फॉर्म बाय कुलदीप सर, तो आपको मिल जाएगी सारी, उसमें जो मैंने कराई है ना उसमें से खाली एक ही नहीं आई हमारे पास, यहाँ पर जो एग्जाम में पॉइंट है COC-QB उसको मैं बता दूंगा, लेकिन जो आपकी ये वाली है ना LMG MPI इंसास SLR ये सारी देखने को मिली है, तो आप देख लेना, मैं आपको जो बताया ये नहीं मिली मेरे पास, ठीक है, देखने को मैंने नहीं कराई, लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो LMG का मतलब होता है आपको पता होगा लाइट मशीन गन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या होती है लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। MP का होता है मीन पॉइंट इफेक्ट, मैंने आपको उसमें क्विज में भी कराया था, ठीक है ना, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा COB, तो COQ की फुल फॉर्म है ध्यान रखना क्लोज क्वार्टर बैटल, क्या है क्लोज क्वार्टर, लिख लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म का ही पूछ सकता है, क्लोज क्वार्टर आपको ध्यान रखना बैटल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इंसास की क्या है, तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक, क्या है इंडियन आर्म्स स्मॉल सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हमारा SLR, तो मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है ना, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ का मतलब हम खुद ही इसमें लोड करते हैं और आप खुद ही फायर करते हैं, अपना आप नहीं होती ऑटोमेटिक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हिंदी में भी लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हिंदी वाली कमी पता क्या है, तो यहाँ पर इंसास को ना हम टर्म तो हिंदी वाले भी इंसास से पढ़ते हैं INSS अल्फाबेट में, लेकिन यहाँ पर हिंदी वालों को भी इंसास दे रखा है, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है एक लेवल के यहाँ पर, मतलब अगर हिंदी इंग्लिश की बात करो तो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ चीज़ें, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पेपर आपको पूरा होना है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान रखना मैचिंग द फॉलोइंग है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दे रखे कि मतलब क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखना है इंसास की जो रेंज है, मैंने आपको बताया था, देखिए आपको जो पता है ना पहले वो करिए डाउट क्लियर, देखिए वो अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता होगा कुछ पता होगा, लेकिन जो आपको पता है ना पहले वो टिक कर लिए, जो बच जाएंगे आप थोड़ा एक अंदाजा लगा के आप कर सकते हो सेट, ठीक है ना। देखिए आपको पता होगा .22 जो आपकी राइफल की रेंज है कितनी है, तो आपको पता होगा 25 यार्ड है, तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया सर, बिल्कुल ठीक, आपको ऐसे ही करना तरीका है ना। अब के बाद वालू देखिए गैस के रेगुलेटर,
सिंपल सी बात है, गैस रेगुलेटर का ऑप्शन होगा यहाँ पर राइफल के साथ, तो आपको ध्यान रखना LMG लेना है, लाइट मशीन गन। उसके बाद मैं बात करूँ SLR की रेंज कितनी है, तो SLR की रेंज मैंने अभी आपको पीछे बताया था कितनी रेंज है, 300 यार्ड्स है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो आपकी इंसास है, सिंपल सी बात है, इंसास की फिर 400 यार्ड हो गई। और भैया लास्ट क्वेश्चन है मैगजीन कैपेसिटी। मैगजीन कैपेसिटी का मतलब उसमें जो बुलेट्स भरी जाएगी, तो बुलेट्स भरी जाएगी तो उसमें आपकी राउंड्स होंगे, तो वो हमारा यहाँ हो जाएगा। तो आपको एक तरीका लेना है कैसे, ठीक है ना, ये इसमें मतलब इतना वो मत करना अपना आपको डिस्टर्बेंस माइंड के यहाँ पर, तो आपको ऐसे चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भैया, काफ़ी जो हमारे ग्रुप्स है गर्ल बॉयज वहाँ पूछते रहते हैं कि सर जो डिफाइन एमिंग, यानी जो एम है, यानी इसका टारगेट, एम का मतलब होता है टारगेट, है ना। अब टारगेट मतलब वो नहीं है, पढ़ाई वाला नहीं है यहाँ पर, वैसे पढ़ाई वाला होता है लेकिन वेपन के मतलब एनसीसी के यहाँ पर टारगेट होता है आपका, जब फायरिंग करते हैं ना, आपकी ग्रुप फायरिंग हो गई, स्नैप शूटिंग हो गई, है ना, वो उसकी यहाँ पर हम सारी चीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लक्ष्य को निर्धारण में कुछ नियम परिभाषा लिखी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक एक चीज़ समझा भी दूंगा पहले, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है ना, मैंने देखा था तो काफ़ी मतलब ऊट पटांग थे, तो मैं आपको वो सही करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पहला है कि मतलब पहला पॉइंट, फोकस द टारगेट सो डैट, मतलब अपना जो फोकस टारगेट रखना, टारगेट पे फोकस रखना, सो डैट इज अ क्लियर पिक्चर, ताकि आपको पिक्चर आराम से दिखे। जब हम देखते हैं ना वो पिक्चर हॉल में, पिक्चर नहीं लाया मैं आपको पिक्चर दिखाता अपनी, ठीक है ना, मैंने वेबसाइट पर लगा रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैं बैठा था वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस फॉर्म अंडर रेटिना अरे फॉर द आई एंड गेट द टर्न सेंटर ऑफ द टारगेट, यानी आपको जो रेटिना होता है ना आंखों के सामने, ये देखो काला काला वो रेटिना होता है, ये ध्यान रखना। और उसका जो एक कार्निया पार्ट होता है वो हमारा डोनेट होता है, ये ध्यान रखना। रेटिना से हम देखना है और टारगेट को अपने एमिंग करना है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड गेट टू सेंटर, अपना टारगेट देखना सेंटर का। देन विद द आई फोकस ऑन द फोर साइड, आपकी फोर साइड का मतलब सर आपकी जो वो होती है ना राइफल, तो राइफल में है ना, राइफल होती है, राइफल में यहाँ पर हम वो बैरल होती है, तो यहाँ पर एक फोर साइड होती है जिससे हम देखते हैं टारगेट को अपना, है ना, छेद सा होता है, तो उसे हम देखते हैं फोर साइड, तो आपको ये देखना है, या वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश में सेम लिखा हुआ आप देख लें, ठीक है। लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करें, है ना, आंखों की जो रेटिना, मैं बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप जो पढ़ते हो ना एमिंग कैसे करते हैं वो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लक्ष्य का ध्यान मतलब केंद्रित करने जो टारगेट है बिल्कुल से माइंड सेट करें। दैन उसके बाद अपना जो रेटिना है अपनी, है ना, रेटिना के साथ मतलब आपका जो ऑपरेचर हो रहा है फोर साइड, है ना, क्या है फोर साइड, तो उसको भैया ध्यान रख के अपना टारगेट पे एमिंग करते रखिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, राइफल को ठीक से पकड़ना, मतलब होल्ड द राइफल प्रॉपर्ली, अपनी जो राइफल है उसको ढंग से पकड़ने, है ना। एज ऑलरेडी बीन टॉट एंड कीप द अपराइट, मतलब जो है ना ऊपर ऊपर राइट भी करते रहिए, मतलब आपको जो ऐसा सिंपल सी बात है कि हम जो सेट करते हैं तो हमारी जो राइफल है ऊपर नीचे होती है, तो उसमें एलिवेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, वो प्रोसेस होता है, मतलब अपना टारगेट के यहाँ पर जब राइफल ऊपर नीचे करते हैं टारगेट को मारने के लिए, तो उसे वो प्रक्रिया कहलाती है एलिवेशन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सारी चीज़ मैं आपको कवर कराऊंगा, एक भी चीज़ आपको छोड़ी भी नहीं है, बेसिक में सारी चीज़ मैं करा चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ यही बोला कि राइफल को ठीक से पकड़ें, और साथ ही साथ पहले ही सिखाया जा चुका है, मतलब आपको CATC कैंप में सिखाया जा चुका है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर सी बाई आंख बंद करें, सिंपल सी बात है, राइफल करोगे तो दोनों आंख खोलेगे नहीं, जैसे एक आंख बंद करनी है तो एक आंख से देखोगे, तो वही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है ना। क्लोज द लेफ्ट आई एंड फोकस द फोर साइड, वही आपको टारगेट देखना फोर साइड से, ऐसा नहीं अलग से देख लो राइफल के साथ, यहाँ पर राइफल के साथ फोर साइड में लेफ्ट आंख से यहाँ पर देखना है और टारगेट पर वो लगाना है, ठीक है ना। अगला है फिर यही ध्यान रखना, उसके बाद फिर हल्का सा सांस लेकर उस पर ट्रिगर दबा देना है, तो यही पॉइंट है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ी कठिन लैंग्वेज लिखी है लेकिन मैंने आपको समझा दिया, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, चीज़ें रटी मत, लेकिन आपको प्रैक्टिकल आपने करा होगा ना तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखना कि जो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ SLR, तो ध्यान रखना हमने ट्रिक के यहाँ पर भी कराए थे, वो आपको ट्रिक बता दूंगा लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो भैया ऐसे तो काफ़ी ट्रिक आ जाएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज़ आपको सारी चीज़ करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आंसर इनके मिटोए नहीं है, मतलब एज मतलब आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, रिवील कर दिया इनके आंसर, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको पता भी होगा, ठीक है ना। मैं आपको तरीका ही बता दूंगा, देखिए ट्रिक का क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछा है कि मतलब राइट द मेन पार्ट्स ऑफ SLR, यानी जो आपकी सेल्फ लोडिंग राइफल है उसके कम से कम 5 नंबर का पूछा है ना, तो आपको कम से कम 10 नंबर लिखने हैं, आपको ध्यान रखना, मतलब 10 पार्ट के नाम। तो हमने एक ट्रिक बनाई थी, ध्यान रखना क्या, राइफल मासी ट्रिक बनाई थी, देखिए राइफल मासी। अब देखिए सारे इस ट्रिक में मैं आपको सारे ये कवर करा दूंगा जितने होते हैं इस ट्रिक से, ठीक है ना। राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं, है ना, मतलब आपकी जो मौसी है ना, मतलब मान लीजिए मत मानी, मान लीजिए, ठीक है ना, आपकी एक मौसी है, राइफल है, राइफल ऐसी चलानी आती है, तो मौसी के ना 4 बच्चे थे, लेकिन जब जनगणना हुई ना तो आपकी मौसी से पूछ रहे थे कि मौसी आपके मतलब आंटी जी आपके बच्चे कितने हैं, तो वो कह रही 3। और भैया जो आंटी जी ने राइफल में इतनी मकस थी कि 4 बच्चे की जगह 3 बच्चे बोली, लेकिन आप बोला मौसी जी हमारे तो 4 बच्चे हैं, वो खेला चौथा, है ना। तो अरे हाँ यार तूने सही बता दिया, तो 4 बच्चे हैं मौसी जी के, ध्यान रखना। तो राइफल में ध्यान रखना, मतलब आपको जो मासी में जो माँ है,
तो माँ से ध्यान रखना आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैगजीन पहला पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ पार्ट नहीं लिखे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैगजीन कैप, उसके बाद मैगजीन लोडिंग पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकते हो पार्ट्स के नाम, ठीक है। माँ से, उसका सी से, सीलिंग से यहाँ पर देखो, अगर सीलिंग कड़ी होगा तो नहीं होगा तो आप लिख सकते हो, जो हमारी जो हम टांगते हैं ना सीलिंग कड़ी, वो होता है सीलिंग कड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीलिंग कड़ी 13 से ध्यान रखना आपका हो जाएगा ट्रिगर और आपका ट्रिगर कार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा 4 से हो जाएगा। 4 को हम अंग्रेजी में कहते हैं 4, तो 4 से होता है 4 साइड, तो यहाँ पर होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। तो 4 साइड देखिए, वैसे नहीं है लेकिन होते हैं पार्ट्स, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 साइड टिप, है ना, ये आपको ये रहा 4 साइड, ये रहा 4 साइड प्रोटेक्टर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद रहता है बच्चे, बच्चे से है ना बच्चे, बच्चे में ध्यान रखना आपका बे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बोल्ट, यहाँ पर होगा शायद, आई थिंक, है ना। हाँ ये रहा बॉडी कवर, और साथ ही यहाँ बोल्ट, हाँ बैरल, बी से बैरल, है ना। और बोल्ट नहीं है, हाँ बोल्ट लिख सकते हो, यानी इसमें बोल्ट नहीं होता, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें नहीं होता, आपका जो .22 है ना उसमें होता है बोल्ट, आपको करना होता है सेट, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे रखना है। उसके बाद आप नॉर्मल डालते हो, जो हम राइफल SLR पकड़ते हैं उसमें कैरिंग हैंडल भी होता है ना। और एक आपका ग्रिप भी होता है, पिस्टल ग्रिप, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक होता है हैंड गार्ड भी होता है यहाँ पर, है ना। मैगजीन को आपको पता होगा, कुछ गैस प्लग होते हैं, और एक आपका ध्यान रखना पिस्टल ग्रिप जो हम पकड़ते हैं, और एक होता है बट जो नीचे वाला होता है। तो ये आपको पता होगा, ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ट्रिक से भी करा दी, हमारी सारी जो बुक है ना, मतलब जो NCERT बुक है उसमें कवर है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, बाकी जो पार्ट है हमारा 10 पार्ट आपको याद करना है। पिस्टल हो गया, है ना, ब्रिक ब्लॉक हो गया, एग्जैक्ट स्लॉट हो गया, इतना मत डिटेल्स में जाइए, जो मैंने आपको बताया वो जाइए, ठीक है ना। आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ आता है, देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगला ध्यान रखना .22 के हिसाब से है, ठीक है ना, ये देखना। तो अगला है हमारा, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था SLR का, वहाँ है .22 का। तो काफ़ी जो आपको पार्ट से सिमिलर मिलेंगे। देखिए मजल है बिल्कुल, वहाँ पे मजल वेलोसिटी, ठीक है। 4 साइड प्रोटेक्टर वहाँ पे था, वहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पर बैक साइड भी होता है, फ्रंट साइड भी होता है। यहाँ पर बोल्ट आ गया, देखो मैंने आपको बताया था ना, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं, तो बच्चे में 20 है बोल्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर भी है, तो ट्रिगर गार्ड भी लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड भी कर लेना, ट्रिगर भी होता है, ट्रिगर गार्ड भी होता है, ठीक है ना इसमें, ठीक है ना। ट्रिगर और ट्रिगर गार्ड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सेफ्टी कैच भी होता है उसमें, एस के टाइप पर हम कर देते हैं कि राइफल लोडेड नहीं होती, आपको पता होगा। उसका ट्रिगर अगर देखिए नीचे लिखा है, मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है ना। उसका बट होता है, मैगजीन हो गया, बट प्लेट हो गया, ये ध्यान रखना। बट प्लेट क्या होती है कि अब नीचे देखोगे ना तो बट मतलब ऐसे राइफल उठाओगे, और राइफल उठाओगे ना नीचे देखोगे तो स्टील की होती है वो बट, है ना। जमीन पर लगती है तो आवाज़ आती है ना। वो ध्यान रखना, किसी के मुँह पर लगी तो बहुत तेज आवाज़ आएगी फिर। मम्मी पापा की, है ना, मम्मी आती है वैसे तो हर किसी की लगती है तो जब चोट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सारे आपको पॉइंट बता रहा हूँ, एक भी आपको यहाँ से क्लियर मिलेगा सारे, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा पेपर 3, जो आपका ध्यान रखना 195 नंबर का आता है। एक कोई दोस्त मेरे से पूछ रहा था, सर बोला था सर हमारे 200 नंबर का आता है मिसलेनियस। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा सर मेरे को इसमें 50% बिल्कुल पास वाला होता है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा मैं 100 नंबर लिया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई 100 नंबर लिया, लेकिन 100 नंबर का करेगा उसमें कुछ नंबर कटेंगे भी तो तेरे, है ना। तो आपको ही ध्यान रखना, 100 नंबर का मतलब मत, वो 200 नंबर का तो 100 नंबर 50 के हिसाब से मत लेना। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 के हिसाब से लेना, कम से कम आपको 130 नंबर से ऊपर लाने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मिसलेनियस सब्जेक्ट है, 195 नंबर का आता है। इसमें हमारे तमाम चैप्टर होते हैं, मैं 1 बाय आपको बताऊंगा, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, ठीक है ना। अब नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है, तो यहाँ पर हम यह ध्यान रखना, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यू कैन चेक ऑल द प्ले लिस्ट, ऑल द वीडियोज इन द प्ले लिस्ट अवर यूट्यूब चैनल वीकली जीके ट्रिक, ये आप पार्ट ऑफ NCC, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं नेशनल इंटीग्रेशन बात करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन डन, राष्ट्रीय अखंडता, तो मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। कभी ये सोचो कि सर आप तो बता रहे हो, आप ये ध्यान रखना प्रैक्टिस सोल्व हो रहा है, और जहाँ क्वेश्चन का मतलब पोस्टमार्टम करना होता है मैं आप कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद अच्छा लग रहा हो, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। अब सिंपल सी बात है, मैच द फॉलोइंग की यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कुछ तो हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी, आपको पता होगा किसने बनाई थी, अकबर ने बनाई थी, है ना। और आपकी इबादत खाना वो भी अकबर ने बनाई थी, ये ध्यान रखना। अब क्या रोल था ना, वो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, क्यों बनाया गया था, वो एक बहुत लंबा हिस्ट्री का पार्ट चला जाएगा, वो मैंने एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करा है वहाँ पर अपनी वीडियो में मिलिट्री हिस्ट्री में, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 14 नवंबर, है ना। अब देखिए डल लेक और 15 अगस्त गोल्डन टेम्पल या रॉक गार्डन, मैं मान लिया कि मेरे को इनमें से 2-3 आते हैं, मैंने मान लिया, वैसे आते तो है मेरे को, मैंने मान लिया इनमें से 2-3 आते हैं मेरे को, लेकिन आपको भी 2-3 आते होंगे। तो आप पहले जो आते हैं ना वही लगे, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखिए आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल, हमें पता है स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है वो कहाँ पर है, अमृतसर में। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर है ना। 15 अगस्त आपको पता होगा क्या बनाते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे, है ना। और 26 जनवरी को आपको पता होगा, लिख लेना कभी आपका एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है ना। 26 जनवरी को आपको पता होगा क्या होता है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। और इस बार जो रिपब्लिक डे बना है, ध्यान रखना 73 बना है, ये एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला हमारा ध्यान रखना डल लेक। डल लेक वैसे मुझे पता है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना श्रीनगर में, ठीक है ना।
डल लेक। और साथ ही साथ आप ध्यान रखना रॉक गार्डन। अब देखिए यहाँ पर कितने कवर हो गए, देखिए डल लेक हो गया, 15 अगस्त का हो गया, गोल्डन टेम्पल हो गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए 14 नंबर, अब सिंपल सी बात है 14 नंबर को कुछ ना कुछ तो त्योहार होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना चिल्ड्रन डे है ना। तो समझ में आ रहा है ना, आपको चीज़ें ऐसे लिंक करके पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर है रॉक गार्डन, तो मेरे को नहीं पता था रॉक गार्डन, या आपको नहीं पता था तो आपको ध्यान रखना लास्ट ऑप्शन से पता है चंडीगढ़। और पंजाब वाले होंगे तो उन्हें पता होगा रॉक गार्डन का, जैसे अमृतसर हो गया है ना, गेट वे ऑफ इंडिया हो गया, मुंबई वालों को पता होगा, दिल्ली वालों को तो सारी चीज़ की नॉलेज ही होती है ना, दिल्ली वाले हैं दिल के, है ना। तो मैं भी दिल्ली का हूँ, तो मैं भी आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप ए ग्रेड के साथ पास होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपके साथ पूरी मेहनत मैं एक निचोड़ के साथ ये कर रहा हूँ, जो आपको एक कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है। मैं इन चीज़ों को अपनाया जब भी तो मैं अच्छे एग्जाम से क्लियर हुआ, तो इसलिए तो आपको एक अच्छे तरीके से मेरे एक अच्छे स्टूडेंट गाइड की तरह आपको मैं वो सारी चीज़ ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। अगर मेरे सामने होते ना ड्रिल वाले, मैं आपको डांस ड्रिल भी सिखा देता, ठीक है ना। अभी मेरे को इतनी अच्छी गार्ड आती है ना, अब भी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाट इज द एम यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एनसीसी कंडक्ट इन एनसीसी, यानी आपको जो एनसीसी में जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या होते हैं, मतलब सॉरी, व्हाट इज द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआईसी। एनआईसी का मतलब कैंप होता है, एनआईसी कंडक्ट इन एनसीसी, यानी आपको जो एनसीसी में हमारे कुछ एडवेंचर कैंप भी होते हैं, तो उसमें से एक आता है एनआईसी, मतलब नॉर्मल कैंप में भी एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, लिख लेना इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, NATIONL, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ओके। एक हमारा होता है SNIC, SNIC, तो बस नेशनल इंटीग्रेशन से पहले क्या लगाते ना, स्पेशल लगाते ना, वो हमारा SNIC हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि जो आपके एनसीसी में SNIC कैंप कंडक्ट किया जाता है, उसका एम क्या होता है। देखिए मैं आपको बस आपको एक पिक्चर बता रहा हूँ, वही इसमें आंसर मिलेगा सारा। देखिए आपका जो SNIC है ना, उसमें क्या मतलब कैंप होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। अब देखिए नेशनल इंटीग्रेशन जुड़ गया, आपको वर्डों पे जाना है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय को एक तो जोड़ने वाला, तो सिंपल सी बात है कि जो कैंप होगा इसमें राष्ट्रीय को एक तो जोड़ने वाले तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, सारे इंक्लूड होंगे। तो ऐसे में जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है ना, एक जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर सारा 17 डायरेक्टेड आपके, सारा मतलब 28 स्टेट और आपके 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें जितने भी 17 डायरेक्टेड है, सारे कैडेट्स वहाँ पर आते हैं एक जगह पर, वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे पंजाब वाला गिद्दा बिहू का असम का करेगा, छत्तीस है ना, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा डांडिया करेगा, गुजरात का और कुछ करेगा, तमिलनाडु का पोंगल पोंगल। तो ऐसे वहाँ पर एक नेशनल अपनी जो मतलब कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको ऐड कर रहे हैं, यानी बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि वही एक सिंपल सी बात है, हम जैसे हैं, हम भी एक अपने देश का फ्यूचर है ना, तो कुछ भी हम बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे में उनको एक सिखाया जाता है। तो आपको समझ गए होंगे, तो यहाँ पर भैया नेशनल स्पिरिट सिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए टू होल एम द इंक्लूड ऑफ द स्पिरिट एडवेंचर, देखिए स्पिरिट यानी भावना सिखाई जाती है एडवेंचर की, है ना। उसके बाद यहाँ एक्सप्लोरेटिव, है ना। और यहाँ पर भैया ध्यान रखना इनक्लूसिवनेस, ठीक है ना, मतलब जो भी एक तरीके से तौर भावना प्यार भाव वो सब सारा कुछ सिखाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद एंडोरस यानी उत्साह सिखाई जाती है, कुछ डांस भी होता है, डिसिप्लिन तो सिखाई जाता है, एनकरेज साहस डिटर्मिनेशन ये कराया जाता है ना। मतलब आपको लिखने है कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, है ना। तो आप सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें होती है तो आपको लिख सकते हो अपने, ठीक है ना। कल्चर फॉलो, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना भैया कॉमरेडशिप। कॉमरेडशिप का मतलब होता है जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं कि ओ कॉमरेड, कॉमरेड मतलब साथी, तो हम वहाँ पर अपने बड़ी बना लेते हैं, गर्ल्स और बॉय दोनों को ही रखता है एक साथ, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारे सीनियर भी गए थे, राजस्थान में घूम रहे थे, है ना, तो हमने पिक देखी थी वहाँ पर, है ना उनकी। तो लीडरशिप एंड लीडिंग एंड डेवलपमेंट कुछ ये होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी होता है, स्पीच हो गया, है ना, कुछ भी वर्चुअल में मीटिंग भी होती है ना। उसके बाद यहाँ पर टीम स्पिरिट होती है, मतलब कुछ गेम भी कराए जाते हैं वो सभी, है ना। उसके बाद अमंग एनसीसी आइट वहाँ पर साथ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया मैंने, आपको ये बता देखा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कराए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको ध्यान रखना कि नेम वन फेमस फेस्टिवल ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। मानिए आपको यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं और उसमें कुछ फेस्टिवल दे रखे हैं, उनको मिलाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए नेशनल एजुकेशन से आ गया, तो ये चैप्टर है कि आपको पता है, ये देखिए जो हमारा मिसलेनियस सब्जेक्ट है ना, ये ध्यान रखना, मिसलेनियस सब्जेक्ट है आपका जो है, ये ध्यान रखना ऐसा चैप्टर है जो आप समाज से जुड़े हो ना, वही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। सोशल से जुड़े होते हैं हमारे सारे चैप्टर, ठीक है। अब आपको बताऊँ, ठीक है, एक एक चीज़ें। अब देखिए, अब आपको कुछ पता होगा, जैसे हमारे जो कुछ स्टेटों के त्योहार अब प्रसिद्ध है जो जाने भी जाते हैं विदेशों में भी सर, ठीक है ना। तो सबसे पहले पंजाब ही ले लेते हैं हम, है ना, अपना पंजाब, साड़ा पंजाब, पंजाब उड़ता पंजाब, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, पंजाब का ध्यान रखना, आपको पता होगा लोहरी मनाई जाती है, अभी जस्ट 13 जनवरी को गई है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, 13 जनवरी को। उसके बाद वेस्ट बंगाल में मुझे पता है दुर्गा पूजा तो बिल्कुल सामने सामने हो जाएगा। महाराष्ट्र का भैया ध्यान रखना गणेश चतुर्थी, और आपको पता है बाल गंगाधर तिलक है ना, उनके द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी गणेश चतुर्थी की, और आपके एक और थे उनकी भी, ठीक है ना। तमिल है ना, असम का ध्यान रखना बिहू,
है ना। वैसे तो यहाँ पर मैच ही दे रखे हैं सारे, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद है तमिलनाडु का पोंगल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको पता होता तो यहाँ पर समझ जाते इस चीज़ों को, ठीक है ना। तो जितने भी स्टेट है सारे इनके लिंक वाइज हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बात करूँ बिहू, हाँ बिहू असम हो गया, पोंगल भी ध्यान रखना इसका होता है ना। एक जल्लू भी कट्टू भी होता है, तमिलनाडु का ही होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तमिलनाडु को पता होगा, मतलब जो देख रहे होंगे वीडियो, है ना। अलग अलग डाटा सेट थे हमारे पास, तो मीटिंग भी लेते हैं हम, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल स्टेट। ये ध्यान रखना आपका एक पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पॉलिटिकल से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पॉलिटिकल से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा, मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है कि नेशनल इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मतलब ऐसे कोई भी मतलब जो एलिमेंट्स जो हमारे एक राष्ट्रीय एकता को जोड़ने में सहायक होते हैं, वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन होते हैं। और दूसरा बोला है यहाँ पर नेशनल स्टेट। स्टेट का मतलब वो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, स्टेट का मतलब आपको पता होगा, हमारे एक बड़े बड़े जो थिंकर होते हैं उनकी भैया स्टेट पॉलिसी क्या होती है, कि स्टेट वो कहलाता है जो इस पर उसके पास चार चीज़ें हो। वो चार चीज़ें क्या होती है, तो ध्यान रखना, जिसकी मतलब स्टेट वही कहलाता है जिसके, पहले मैं आपको यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन कवर करा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय संघ क्या है, ठीक है ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक कल्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब ऐसे तत्व मतलब अपने आपको अपने अपने को उत्साहित करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ेंगे, वो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है, देखिए नेशन पहला है ना, इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर। मतलब जो आपका नेशन का मतलब राष्ट्रीय का मतलब होता है, देखिए अब मान लीजिए आपका इंडिया है, और इंडिया जैसे मैनी कंट्री लिव इन अ वर्ल्ड, ठीक है। आपको ध्यान रखना, हम मिल्की वे में, आपकी जो पता होगा हम रहते हैं, है ना, मिल्की वे में। तो ऐसे में जो नेशन, नेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जो नेशन होता है ना, कोई भी देश होता है, उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है, मतलब ग्रुप होता है, वहाँ पर लोग रहते हैं। एंड पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर, मतलब जो पीपल है मतलब वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो एक सेम कल्चर को फॉलो करते हैं। ये ध्यान रखना, नेशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। कल्चर में क्या आता है, आपका लैंग्वेज आ सकती है ना। कल्चर में आपके डांस ये सभी आते हैं। और एक होता है हिस्टोरी एंड इनहेबिटिंग, मतलब इन हिस्ट्री का मतलब अपने जो पिछले इतिहास है उनको हम अपने अप्लाई करते हैं अपने आज के वर्तमान में। और साथ ही इनहेबिटेंट, मतलब जो भी मतलब वहाँ पे प्रोसेस खाने कैसे मतलब चीज़ों को मतलब प्रोटेक्शन करा जाता था, उनसे हम सीख रहे हैं अपनी हिस्ट्री से। और साथ ही साथ पर्टिकुलर स्टेट एंड एरिया, मतलब हर इसमें एक स्टेट में होता है और एक हर एक एरिया छोटे छोटे से बड़े इलाकों में होता है सारा फॉलो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा नेशनल होता है, ठीक है ना। अगला है नेशनल स्टेट। तो मैंने आपको बताया कोई भी जो राज्य है ना, वैसे थिंकर बताते हैं उसको, एक राज्य का मतलब होता है कि उसमें अगर चार चीज़ें हैं वो एक राज्य है। तो कौन कौन सी है, तो सर तो आपका पहला गवर्नमेंट, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी स्कूल होगा तो उसमें प्रिंसिपल तो होना ही जरूरी है ना। तो ऐसा आपका जो स्टेट होना है उसमें चार चीज़ें होनी जरूरी है। पहला क्या, सरकार होनी चाहिए। एक होता है भैया सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। आप हिंदी वाले भी देखिए, मैं आपको बताऊँ, देखिए संप्रभुता, ठीक है। और सरकार, संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन है वो हमें खुद अपने लेने की आज़ादी हो, ठीक है, उसे कहते हैं सोवरेनिटी। यानी कोई भी डिसीजन है ना, वो मैं किसी किसी के दबाव में आके ना लूँ, मैं खुद ही लूँ, ठीक है ना, सोच समझ के, वो कहते हैं सोवरेनिटी। एक होता है टेरिटी, मतलब टेरिटी का मतलब ध्यान रखना, आपकी जो बात करूँ क्षेत्र, आपका जो एरिया होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे अब मैं मान लूँ बिहार है, बिहार का एरिया यहाँ और भैया यूपी का एरिया है, तो भैया अपने अपने एरिया तो बटे हुए हैं ना, ध्यान रखना। वैसे तो मतलब बॉर्डर नहीं है, लेकिन हाँ इतना एरिया यहाँ पर इसका बिहार का ये अलग रहता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपकी टेरिटरी। एक होता है भैया स्टेट का मतलब, भैया अब सरकार चलाएगा कौन, सेलिब्रिटी करेगा कौन, ये टेरिटरी देखेगा कौन, तो भैया सिंपल सी बात है पॉपुलेशन भी होगी। तो अगर कहीं भी मतलब चार जगह ये चीज़ फॉलो हो रही है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर एक स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, मैं यही है, ठीक है। रफली डिफाइंड एज अ कंट्री विच हैज इसेंशियल एलिमेंट सच आ पॉपुलेशन, मतलब इसमें बोला हुआ है कि आपके मतलब सिंपल वे में बोला है कि रफली का मतलब एक नॉर्मल वे में डिफाइन किया कंट्री विच इज एसेंशियल एलिमेंट, मतलब जो एक नेसेसरी मतलब तत्व होते हैं किसी भी स्टेट के लिए, वो इनफ होते हैं एग्जाम में उसमें स्टेट चलाने के लिए। तो आपकी पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, सोवरेनिटी होती है, और एक आपकी गवर्नमेंट। अगर ये पाए जाते हैं तो वहाँ पर होता है हमारा स्टेट। और आपको पता होगा डिफरेंट टाइप के कल्चर फॉलो किए जाते हैं हमारा नेशनल में, जैसे कल्चर हम फॉलो करते हैं, लैंग्वेज हो गई, हमारी हिस्ट्री हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ें आपको बताई जाएगी जो आपको दिक्कत ना होगी कभी, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बिल्कुल सर बताइए। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर है कि व्हाट आर द ट्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी इन अ नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कुछ ऐसे हमें वो बताइए, तरीके बताइए, हमें कुछ अवसर ऐसे दीजिए हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन यानी उसको हम बढ़ा सके। तो वो कौन कौन से, ठीक है ना। मतलब आगे यहाँ बोला है कि राष्ट्रीय एकता में जो खतरे, ट्रेड्स का मतलब खतरे एंड अवसर क्या है। मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए मैंने आपको दो तरीके से बताया था नेशनल इंटीग्रेशन। एक तो हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, देखिए नेशनल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो नेशनल इंटीग्रेशन। एक तो नेशनल इंटीग्रेशन को भैया माइनस की मतलब नीचे की तरफ ले जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि खतरे, सिंपल सी बात है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं, है ना। विच ऑफ एलिमेंट
टू यूज द डिक्रीज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब उसकी जो एक कहते हैं ना कि इंटेंशन या भावना होती है उसको तोड़ते हैं कौन कौन से, एक तो होता है हमारा रिलीजियंस, है ना। रिलीजियंस का मतलब होता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब सर, तो मान लीजिए जैसे ए बंदा यहाँ पर रह रहा है कोई एक अलग भाषा का, और यहाँ पर बी रह रहा है। अब ए वाला बंदा कहता है बी वाले से भैया कुछ अलग अलग खाना वाना खाते थे, और बी वाला कहता है ये भी अलग अलग खाना खाते थे, तो ए वाला कह रहा है बी वाले से या तू तो बड़ा अलग खाना खाता है, तू हमसे दूर है। तो मतलब क्षेत्रवाद के आधार पर या मतलब उनके खान पीन के आधार पर उनको भैया एक लड़ाई हो जाती है, और ऐसे में भैया देश में दोनों लड़ाई है तो सिंपल सी बात, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है तो भैया अपने देश की बदनामी हो रही है, और ऐसे में नेशनल डिस्प्यूट बढ़ेगा कहाँ से, ये ध्यान रखना। कास्टिज्म आपको पता ही होगा, हमारा देश कास्टिज्म पर भी टिक रहा है अभी तक, ये ध्यान रखना। और अभी बचा हुआ है ना हमारा देश, अगर मैं बात करूँ ना कि एक मिनट रुकिए, अगर हमारा देश आज वर्तमान में जो बचा हुआ है ना, वो भैया ध्यान रखना हमारी जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, उसकी बदौलत ही बचा हुआ है, वरना आज ध्यान रखना खत्म हो जाता। एक एक्ट भी आया था पता है, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें ध्यान रखना लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर भी थी, लेकिन हमारा जुडिशरी है ना ये एक सेपरेट था, बिल्कुल सेपरेट है, ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव। जिस दिन आपकी जो सुप्रीम कोर्ट या मतलब जुडिशरी में अगर लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव पे मेंबर आ गए, उस दिन भैया ध्यान रखना सत्यानाश है हमारे देश का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला हमारा कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकतावाद, वो भी ठीक है ना। अगला हमारा लिंग्विस्टिक क्लेम्स, मतलब जो भी भाषाई दावे लगाते हैं कि मतलब मान लीजिए इसने ए बंदे वाले बंदे को अच्छी भाषा आती थी, उसने अपनी भाषा में तारीफ कर दी, लेकिन उस बंदे को समझ में नहीं आती, तो उसने सोचा कि मेरे को गाली दे रहा है ये, तो ऐसे में क्या उनके भाषा के आधार पर मतलब उनको लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। एक होता है एस्ट्रीमिट, एस्ट्रीमिट का मतलब होता है उग्रवाद। आपको पता होगा जैसे असम में, झारखंड में अभी जस्ट मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मतलब सभी मतलब 190 लोगों ने मतलब उग्रवादियों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया अपना आपको, ठीक है ना, कि हम अब अपने जो विरोध है मतलब अपने जो हथियार है उसको वो कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगला अगला हमारा होता है सोशल डिस्पैरिटी, मतलब सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता का मतलब तमाम तमाम के जो पोस्टर बैनर के बिहार पर हम लोगों का शोषण करते हैं, तमाम ये चीज़ें होती है, तो इसके बिहार पर हमारा जो क्या है कि हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है हमारा खतरे में है ना, ट्रीट्स, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए। इससे अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कौन कौन से जो है एलिमेंट्स है वो नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करते हैं, ठीक है ना। तो विच एलिमेंट टू बिल्डअप द बाय द बिल्डअप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ पर है पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ये आपको ध्यान रखें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान रखना, ये हमारा जो है हम कल लेक्चर में करेंगे, आज आज के लिए इतना ही इनफ है, ठीक है ना। तो आज जो सेशन है हमने काफ़ी 3 चैप्टर कर लिया, आपके ड्रिल वेपन हो गया, और आपका ध्यान रखना आपके जो पर्सनल उसमें नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर हम कल करेंगे आपके साथ। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई है, हम जल्दी जल्दी से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे दूँ। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन पेपर है तो आपको सारे अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट सेशन में जरूर आना, आपका मैं इंतजार करूँगा, मैं तो आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ जब भी तो मैं बना रहा हूँ, है ना। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।